स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में देखिए हमने ऊर्जा का माध्यम जो है, ऊर्जा के साधन क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, बाकी आदि चीज़ों को भी आवश्यकता होती है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। कुल मिला के हम उसको पोषक बोलते हैं। भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। ये भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के बिना हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण संभव नहीं है। और श्वसन में, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, श्वसन की क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आना जाना ये चलता रहता है। और उसमें भी हमने श्वसन के प्रकार पढ़े थे, ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण। अभी उसके अंदर हमने देखा था कि जो एक हमारे शरीर में ग्लूकोज नामक पदार्थ तैयार होता है, तो ग्लूकोज का देखिए वहाँ पे क्या किया गया था, हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसका 3 चरणों में क्या होता है, विघटन होता है। तो वो कौन से 3 चरण हैं, वो जो है आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो 3 चरण में देखिए सबसे पहला चरण है ग्लूकोज का विघटन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। एग्जाम में देखिए कभी कभी आपको इंग्लिश में भी पूछता है, हाँ, ये ग्लूकोज का विघटन ये नहीं दिया जाता है, कभी कभी बोला जाता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया और ग्लूकोज का विघटन दोनों एक ही है। ध्यान रखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्लूकोज का विघटन क्या है और ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही प्रक्रिया है। पढ़ते हैं कि कोशिका द्रव्य में होने वाली इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर वहाँ पे पाइवरिक अम्ल, एटीपी, NADH2 और पानी, इन सभी के वहाँ पे 2-2 अणु बनते हैं। बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पाइवरिक अम्ल के अणु का एसिटिल को एंजाइम ए इस अणु में रूपांतरण किया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु वहाँ पे बनते हैं। तो प्रक्रिया में देखिए क्या बताया कि जो ग्लूकोज का विघटन यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है ना, वो कहाँ कंप्लीट होती है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य देखिए एक घटक होता है जो कोशिका निर्माण करने में सहायता करता है, जो कोशिका से अंगक बनता है, अंगक से शरीर बनता है, बराबर ना। तो ये कोशिका के जो घटक है, कोशिका के अंतर्गत ये भाग होता है कोशिका द्रव्य, जो अंगक, जो शरीर है, जो इसको निर्माण करने के लिए सहायता करता है। तो ये प्रक्रिया उसके अंदर कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का विभिन्न चरणों में क्या होता है, विघटन होता है, ठीक है। विघटन होने के बाद में वहाँ पे ये कुछ ऐसे निम्नलिखित पदार्थ वहाँ पे तैयार होते हैं और आखिरी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 इसके 2 अणु बनते हैं। तो ये ऐसे जस्ट यहाँ पे रीडिंग किया गया है। आगे देखिए उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ग्लूकोज के विघटन में देखिए वहाँ पे बताया गया है कि जो ग्लूकोज है यानी कि जो C6H12O6 है ना, उसको क्या किया गया है, विघटन किया गया है, विभाजित किया गया है। उसके जो अणु होते हैं ना, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, विभाजित होते हैं, यानी कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अभी यहाँ पे सूत्रों की उतनी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे किसी का भी सूत्र नहीं दिया गया है, इसलिए हम डीप में नहीं जाएंगे। अगर हम डीप में जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जो दिया है उसको वही हम आसानी से समझ लेते हैं। तो बताया क्या गया था कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का जब विघटन होता है, जब उसका एक अणु जो हमारे शरीर में, जब हम भोजन करने के बाद में ग्लूकोज नाम का जो ये पदार्थ तैयार होता है ना, अलग अलग भोजन के माध्यम से, तब इसका विघटन होकर क्या होता है, देखिए वहाँ पे कि पाइवरिक अम्ल के 2 अणु, ATP के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु, यानी कि पाइवरिक अम्ल, ATP और NADH2 ये तीनों के 2-2 अणु और उसके साथ साथ पानी, पानी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पानी। तो यहाँ पे पाइवरिक अम्ल के 2 अणु, ATP के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु और उसके साथ साथ पानी के भी 2 अणु, ऐसे सभी प्रकार के पदार्थों के 2 अणु का वहाँ पे निर्माण होता है। कब होगा, जब इस ग्लूकोज का विघटन होगा। तो ये प्रक्रिया चलती है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने वाली क्रिया है। ऑटोमेटिकली होने वाली ये क्रिया जो है कोशिका द्रव्य के अंतर्गत हमारे शरीर में चलती है। तो अभी देखिए ATP क्या होता है। ATP क्या है, एक ऊर्जा का माध्यम है। देखिए जो कुछ कार्य होता है ना, उसका एक जरिया होता है, मीडियम होता है, उसका माध्यम होता है। तो ऊर्जा का माध्यम का देखिए क्या होता है कि वो ATP है जो ग्लूकोज के अंदर निर्मित होता है। और जो पाइवरिक अम्ल होता है, ये पाइवरिक अम्ल एक प्रकार का एसिड है। इसका क्या काम है, तो ये अम्ल क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि ये पाइवरिक अम्ल यानी कि जो पाइवरिक एसिड होता है ना,
ये जो कोशिका होती है ना, कोशिका को भी ऊर्जा चाहिए, ध्यान रखिए। कोशिका के बाद में अंग बनता है, शरीर बनता है, ये सब भी आगे होता है, लेकिन कोशिका को अगर खुद को काम करना है तो फिर उसको ऊर्जा कौन देगा, बरोबर ना। तो उसको ऊर्जा देने वाला जो घटक कौन होता है, पायरिक अम्ल, जो ये ग्लूकोज के माध्यम से उसको मिलता है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे NADH2 दिया है, तो NADH2 देखिए इसका फुल फॉर्म है, अगले टेक्स्ट बुक में, सॉरी अगले पेज पे दिया हुआ, उसको मैं बता देता हूँ। NADH2 का मतलब होता है कोशिका श्वसन में सहायता करने वाले घटक है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक बाह्य शोषण होता है और दूसरा आंतरिक शोषण, ये तो 8th में पढ़े थे, 8th में 9th में। बाह्य शोषण मीन्स जो हम नाक के माध्यम से लेते हैं, आंतरिक शोषण मीन्स जो फेफड़े के माध्यम से होता है, वो कोशिका के अंतर्गत होता है। तो ये NADH2 होता है। तो इस तरह से देखिए होता क्या है कि पहले कि ग्लूकोज का एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर पायरिक अम्ल, ATP, NADH2 और पानी के दो अणु बनेगी। मतलब ग्लूकोज का वहाँ पे विघटन हुआ, 2 पायरिक अम्ल बने, 2 ATP बने और 2 NADH2 और उसके साथ साथ 2 पानी। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि ये जो पायरिक अम्ल बना है, देखिए बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पायरिक अम्ल के अणु का एसिटिल को एंजाइम इस अणु में रूपांतर किया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु बनते हैं। तो इसका देखिए क्या होगा कि ये जो पायरिक अम्ल है ना, पायरिक अम्ल, तो ये जो पायरिक अम्ल है ना, इसका रूपांतर एसिटिल को एंजाइम में होता है। यानी कि जो पायरिक अम्ल जो क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा देता है ना, तो उसका रूपांतर देखिए एसिटिल को एंजाइम में होता है। तो ये क्या करता है पता है कि ऊर्जा निर्माण में सिट्रिक अम्लों को प्रदान करता है। यानी ऊर्जा निर्माण की धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो जो भी ऊर्जा निर्माण के लिए जो भी सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, तो ये सिट्रिक अम्ल क्या करता है, कोशिका को मतलब जो है वो प्रदान करता है। वो किसका काम है, एसिटिल को एंजाइम। तब ये पायरिक अम्ल से जब ये एसिटिल को एंजाइम का निर्माण होता है ना, उस दरमियान वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु वहाँ पे क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ध्यान रखिए पहले क्या हुआ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 2 पायरिक अम्ल बने, 2 ATP बने और 2 NADH2 बने और पानी भी बन गया। और उसके बाद में 2 ये पायरिक अम्ल से उसका देखिए रूपांतर किस में हो गया, एसिटिल को एंजाइम A में हुआ, जो काम करता है कि ऊर्जा निर्माण करने में जो सिट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है, उस अम्ल को वो क्या कर देता है, प्रदान कर देता है जैसे ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से। और ये पायरिक अम्ल का जब एसिटिल को एंजाइम में रूपांतर होता है, तब उस दरमियान देखिए क्या होता है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH2 के वहाँ पे अणु वहाँ पे क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये ग्लूकोज का विघटन जो पहला चरण है, क्या है, ग्लूकोज के विघटन का ये यहाँ पे क्या है, पहला चरण है। अभी दूसरा चरण देखिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, जिसको क्रेब चक्र बोलते हैं। इसके भी 2 नाम हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र और क्रेब साइकिल यानी कि क्रेब चक्र। ये दोनों एक ही घटना है। होता क्या है देखिए, ये एसिटिल को एंजाइम A के तंतु कणिका में जाते हैं। तंतु कणिका ये ऊर्जा का भंडार है, एक कोशिका का प्रकार है। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा निर्माण होती है, तंतु कणिका इस कोशिका के माध्यम से होती है, जहां उन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र क्रिया की जाती है। इस अभिक्रिया द्वारा एसिटिल को एंजाइम में अणु में स्थित एसिटिल का पूरी तरह से ऑक्सीकरण किया जाता है और उसका CO2, H2O, NADH2, FADH2 और ATP के अणु वहाँ पे प्राप्त होते हैं। एकदम सिंपल है। क्या है देखिए कि क्रेब चक्र में देखिए क्या बताया गया है कि जो एसिटिल को एंजाइम A है, यानी कि जो पायरिक अम्ल के बाद में जो एसिटिल को एंजाइम बना था ना, जो ऊर्जा निर्माण करने के लिए सिट्रिक अम्ल देता है, तो उसका रूपा ये मतलब ये सीधा ये एसिटिल को एंजाइम कहाँ प्रवेश करता है, तंतु कणिका में। क्योंकि ऊर्जा का काम कहाँ पे होता है, तंतु कणिका में होगा ना, किसी और कोशिका में नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, एसिटिल को एंजाइम ये तंतु कणिका में ही क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया चल रही है। तो तंतु कणिका क्या है कि वो ऊर्जा के निर्माण के लिए क्या करता है, कुछ सिट्रिक अम्लों को देता है और ये प्रक्रिया तंतु कणिका में पूरी होगी तो ये सीधा कहाँ प्रवेश करेगा, तंतु कणिका में प्रवेश करेगा। अब जब तंतु कणिका में प्रवेश करेगा तो वहाँ पे क्रेब चक्र प्रक्रिया चलती है, क्रेब चक्र प्रक्रिया वहाँ पे चलती है। तो ये क्रेब चक्र प्रक्रिया कुछ नहीं है, ये क्रेब जो है क्या है कि वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने वैसा बोला था कि कुछ प्रक्रिया वहाँ पे होती है। प्रक्रिया मतलब कौन सी होगी कि वहाँ पे एसिटिल को एंजाइम का वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है।
ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कुछ अणु खो दिया जाएगा और कुछ अणु को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन होता है, अभी यहाँ पे देखिए प्राप्त किया जाता है, खो दिया जाता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर ऑक्सीजन को प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के अणु है ना उसको लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऐसे बहुत सारे अणु को वहाँ पे प्राप्त किया जाता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होगा नहीं। और उसी दरमियान जो है जब ये प्रक्रिया होती है, यानी कि जो एसिटिल कोएंजाइम तंतुकनिका में जाता है, क्योंकि वो क्रिया तंतुकनिका कोशिका में पूरी होती है तो उसमें क्रेब चक्र प्रक्रिया चलती है, और जो एसिटिल कोएंजाइम है उसका वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन के अणु वहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं। और उसी दरमियान जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NaDH2, FADH2 और ATP, ये सभी प्रकार के जो अणु हैं वहाँ पे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये जो है ना इसे क्या कहा जाता है, क्रेब चक्र। क्रेब चक्र, एक क्रेब जो है ना सर हैंस क्रेब, ध्यान रखिए टेक्स्ट बुक में परिचय दिया है, पूछता तो नहीं है बट आप पढ़ सकते हैं। सर हैंस क्रेब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये चक्र बनाया था, मतलब एक ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से होती है वो उन्होंने खोज के निकाला था। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्रेब चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ये नाम उसको क्या किया गया है, दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे सभी छात्र। ये दूसरा चरण हो गया है। तीसरा चरण देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया, यानी ETC रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला भी तंतुकनिका में होती है। उपरोक्त तो सभी अभिक्रियाओं के समय बने NaDH2 के प्रत्येक अणु से 3 और FADH2 के प्रत्येक अणु से ATP के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में ATP के साथ साथ पानी के भी अणु बनते हैं, साथ साथ पानी के भी अणु बनेंगे, और इस प्रकार ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण यानी विघटन होकर और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पे H2O के अणु भी वहाँ पे क्या किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। यानी जो ETC इलेक्ट्रॉन संवहन जो प्रक्रिया है ना, ये कहाँ पे कंप्लीट होती है, तंतुकनिका में। तो ये प्रक्रिया होते समय वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि NaDH2 भी निर्माण होता है और FADH2 भी निर्माण होता है। ये दोनों का क्या काम है, NaDH2 और FADH2 ये दोनों का काम होता है कोशिका शोषण में सहायता करना। कोशिका शोषण में क्या करना है कि सहायता करने का जो काम है FADH2 और NaDH2, इन दोनों का वहाँ पे काम होता है। लेकिन ये प्रक्रिया होते समय जो NaDH2 है उसमें ATP के 3 अणु बनते हैं, और जो FADH2 होता है ना उसके कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। और उसके बाद में जो है वहाँ पे क्या होता है कि कुछ अणु जो है वहाँ पे H2O के भी तैयार होते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तंतुकनिका में। और जब प्रक्रिया निर्माण होते समय वहाँ पे NaDH2 का निर्माण होता है, और जब NaDH2 का निर्माण होता है तो उसके माध्यम से वहाँ पे ATP के 3 अणु बनते हैं, और यहाँ पे जो FADH2 निर्माण होता है उसके ATP के क्या बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। तो उसके साथ साथ वहाँ पे H2O यानी पानी के भी अणु का वहाँ पे निर्माण होता है। तो ये पूर्ण ऑक्सीकरण होकर वहाँ पे देखिए ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज का पूरी तरह से वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ये ऑक्सीकरण हो के वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों का भी वहाँ पे निर्माण होता है। तो ऐसे देखिए 3 चरणों के माध्यम से, यानी कि ग्लूकोज का विघटन, जहाँ पे ग्लूकोज का अलग अलग पदार्थों में विघटन होता है, फिर क्रेब चक्र है, और फिर उसके बाद में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वहन श्रृंखला यानी ETC रिएक्शन। ये तीनों चरणों के माध्यम से ग्लूकोज का पूरी तरह से वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। कुछ ऑक्सीजन के अणु लिए जाते हैं तो कुछ मुक्त किए जाते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि भोजन करने के बाद में, जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद में ये जब 3 प्रक्रिया होती है, तो ये 3 प्रक्रिया होने के बाद में ही क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है अथवा होगा नहीं। तो ये तीनों प्रक्रिया होना वहाँ पे ज़रूरी है। वीडियो संबंधित, वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो ही आप पूछेंगे, अन्यथा इससे अलावा अगर कुछ पूछते हैं तो नहीं बताया जाएगा। ध्यान रखिए, समय वेस्ट होता है। जो वीडियो में है, वीडियो के अंदर जो घटक नहीं समझा आप लोग उसे पूछ सकते हैं।